बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर फोर्सेस। और ये आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटोनियन लॉज को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर क्लास course Mechanics 1 PHY 301 BS Fluid Science and Technology, third semester evening. So in the last lecture we have discussed about the basics of Newtonian laws, and especially we discussed about the three laws of forces. The first law gives us the definition concept about the force and the concept of inertia, and the second law we discuss about the quantitative analysis of the force, and it describes the basic equation of motion or regarding the moving particle. And in the third law of force we discuss about how the bodies interact with respect to each other, and how the action and reaction laws follows. So in this lecture we will discuss about the first of all numerical problem solving hints. तो आज के लेक्चर के अंदर से सबसे पहले जो है हम अपने numerical problem को किस तरह से solve करेंगे उसके hints के बारे में discuss करेंगे. Then we will discuss about when we discuss about application of the second law, because most of the time the problem which we are dealing with the is related to the motion. So that's why equation of motion जो है उसको हम find out करने के लिए एक second law of Newton को इस्तेमाल करेंगे. Then we will discuss about the numerical problems, और numerical problems को solve करने numerical problems को solve करेंगे, और इसके लिए हम sample numerical problems हैं उनको लेके आगे हम चलेंगे. So there is a second Newton's second law in one dimension के लिए commonly we have shortened to F is equal to ma. तो ज़्यादातर जो है हम common form use करते हैं F is equal to ma वाली, but correctly it is only forces which act on the body affect the acceleration of the object. तो जनरली तौर पे जो है ज़्यादातर आपके पास जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन होता है वो समेशन की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है. So this is basically the general form and the correct one form, जिसके अंदर आपके पास summation f is equal to ma के बराबर है, and this summation f stand for the sum of the forces. तो जितनी भी बॉडी के ऊपर टोटल फोर्सेस लगती हैं इन सबका सम जो है should be equal to ma, and this ma should be as a and force are the vector quantities. So that's why we have here the arrowheads on the top of the सिंबल है. तो इस वाले से आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस ओवर एम है, और ये जो है डिस्कशन जनरल एक्सप्रेशंस के तौर पे इन दी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व किया जाएगा. तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो हिंट्स हैं उसमें जो सबसे पहला है काम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस. तो आपने सबसे पहले जितनी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है उसके नेचर को आपने ऑब्जर्व करना है, व्हाट टाइप ऑफ द नेचर. और ऑलमोस्ट आपको याद होगा हमने इन सारी नेचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टडी भी किया हुआ है कि जनरली तौर पे या किसी बॉडी के ऊपर पुश और पुल की फोर्स हो सकती है, या फिर किसी पे फ्रिक्शनल फोर्सेस हो सकती हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग वाली फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट की फोर्स या फिर एम जी के साथ कैलिब्रेट करते हैं, वेयर जी इज दी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन है. नॉर्मल फोर्स की फॉर्म में हो सकती है जिसके अंदर दो बॉडीज जो एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सर्फेसिस के ऊपर एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेस के तौर पे काम करती हैं. सो दैट्स व्हाई द सबसे पहला काम है यू हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस. तो आपने इनमें लिस्ट की गई फोर्सेस में से सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आप किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं. आफ्टर identifying the forces, now our second step will be to draw a free body diagram. तो आपने एक फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना होगा. दिस डायग्राम इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स अपॉन द फोर्सेस. तो याद रखिएगा कि ज़्यादातर हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते जिसके ऊपर आपको बॉडी के ऊपर फोर्स को शो करवाया जाता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है, और उसको रिमूव करके बाकी जितनी फोर्सेस होती हैं जिस डायरेक्शन में भी होती हैं हम उनके ऊपर उनको अप्लाई कर देते हैं. शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एज वेक्टर पॉइंटिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन, शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. ठीक है जी. देन आपने जो तीसरा काम करना है वो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम.
जो तीसरा काम होगा वो है आपने अच्छे कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद यू हैव टू चूज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी। तो हम कार्टेशियन सिस्टम को लेंगे। सिमिलरली द फोर्थ वन जो है दैट इज दी ट्रांसलेट द फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपने जो फोर्सेस वाली डायग्राम बनेगी जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, उनको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देना है, जो कि न्यूटन लॉ के ऊपर बेस करते हुए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये हमारे 4 स्टेप हैं और हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन 4 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और ताकि हम जो है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन या फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। आइए देखें, एक सिंपल प्रॉब्लम के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने राइट साइड के ऊपर एक टेबल ड्रॉ किया। ठीक है जी, इस टेबल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इसकी सरफेस के ऊपर मैं सपोज करता हूँ कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर मैंने सपोज किया कि एक बुक पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आई हैव चेंज द कलर ऑफ द पेन, और ये बुक है जी, ये वेट है, कोई भी चीज़ है, बॉडी है, और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है एंड दिस वेट इज डब्ल्यू, और ये आपके पास डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, तो ये दो सरफेस एक दूसरे को इस सरफेस के ऊपर टच कर रही हैं। तो अभी आपने देखा था जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं तो नॉर्मल फोर्सेस जो है ड्रॉ होती हैं, तो उतनी ही नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी जाएगी। सो दिस इज दी आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। तो ये हमारा पहला स्टेप है। सिर्फ आपको टेबल और बुक के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जबकि आपने बुक का डाउनवर्ड वेट और बुक के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रही है वो एन, वो फाइंड आउट की है, और उस वाले से आपके पास ये क्या है, ये हमारे पास फोर्सेस आ गई हैं। तो आपने सबसे पहला काम जो इजीली कर लिया है वो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फोर्स किस नेचर की है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है टू फाइंड आउट द फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमने दोबारा से स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने, बल्कि दोबारा से वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारी फोर्स है, ठीक है जी, और ये हमारी किधर को है, डायरेक्शन किधर को थी, रेड वाले की डाउनवर्ड डब्ल्यू, डाउनवर्ड डब्ल्यू है यहाँ पे। ठीक है नहीं। तो ये हमारी दो फोर्सेस है और ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम आ गई। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जी, जहाँ पे मैंने कर्सर को रखा हुआ है, और ये आपके पास नॉर्मल फोर्स है, और ये वाली आपके पास क्या है जी, डाउनवर्ड फोर्स हो गई है। और उसके मुताबिक जो है हमारी सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दें। फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो यू कैन सी हियर एक्स एक्सिस जो है वो इस तरह से ड्रॉ करते हुए आपके पास ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है जी, दिस वन, और ये वाला आपके पास है जी नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक हो गया जी। सो यू कैन सी हियर जैसे इस एक्सिस के अंदर आप ये चीज़ों को रख रहे हैं तो एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग अराउंड दी वाई एक्सिस। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन के अंदर है, और डब्ल्यू वाली फोर्स जो है दैट इज अलोंग दी नेगेटिव डायरेक्शन। सो ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आ गए। अब आपने टोटल फोर्स को एक्ट करना है, वो किसके बराबर होंगे, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, एम ए के बराबर है। अब सम ऑफ फोर्सेस जो है वो दो थी आपके पास, सो नॉर्मल फोर्स प्लस द वेट, सो द नॉर्मल फोर्स माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास एम ए, एंड आपकी बुक जो है वो एक्सेलरेट रही हो रही, वो रेस्ट पे है, सो दैट्स व्हाई इट विल इक्वल टू द जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। वी स्टेट दैट कि आपके पास नॉर्मल फोर्स बराबर है किसके जी, वेट के। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, इसी वजह से इक्वल है, इसी वजह से इक्वल हैं बट एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट है, इस वजह से आपके पास जो टोटल
वैल्यू होगी, नेट एक्सेलरेशन होगा, वो क्या आ जाता है जी, 0 हो जाता है। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल डेमो प्रॉब्लम था जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपने एक सिंपलेस्ट मेथड के जरिए सिंपलेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आइए देखें कि अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन को क्रिटिकल करते हैं, मुश्किल बनाते हैं प्रॉब्लम्स को, तो किस तरह से आपके पास जो है वो टोटल वैल्यूज निकलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक प्रॉब्लम हेयर। तो वो उस वाले से आपके पास जो बेसिक प्रॉब्लम है हम उसको देखते हैं जी। तो जो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम है कि आपके पास एक 50 न्यूटन अप्लाइड किया आपने फोर्स ड्रैग। तो एक 50 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई की है और वो ड्रैग्स करती है एक लॉग को। ठीक है जी। 8.16 kg का लॉग है टू द राइट अक्रॉस द हॉरिजेंटल, to right across the horizontal surface. What is the acceleration of the log if the force of friction is 40 न्यूटन। तो आपके पास अगर आप गौर करें तो क्या क्या सिचुएशन दी गई हुई है, आपको अप्लाइड फोर्स के बारे में बता दिया गया है। तो ये आपका पहला स्टेप क्लियर है। बॉडी का मास कितना है, 8.16 kg बता दिया है। इसी तरह जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो 40 न्यूटन दे दी गई है। तो आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो दिस इज अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ द सिचुएशन। और आप देख सकते हैं कि इससे आपको बॉडी फ्री डायग्राम जो है वो ही एक किस्म की बना के दे दी गई है। तो आपकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी आसान है। तो आप इजीली देख सकते हैं, आपने इधर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रेजेंट करना है। सो दिस इज दी एक्स एक्सिस के अलोंग हिस्सा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग हिस्सा है, और ये आपके पास एक्स प्राइम है एंड दिस इज दी वाई प्राइम। सो दिस इज वाई प्राइम। तो उस हवाले से आपके पास जो है दो तरह की फोर्सेस ऐसी हैं जो कि लग रही हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, एक ऐसी है जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लग रही हैं। तो ये अप्लाइड फोर्स है आपके पास, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसे आप एफ एफ कह सकते हैं, इसको आप एफ ए कह सकते हैं, इसे एफ एन कहा हुआ है, नॉर्मल फोर्स है। और ये आपके पास क्या है जी, वेट है। तो हमारे पास टोटल 4 फोर्सेस हैं और टोटल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी का टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। तो उस वाले से आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो उस वाले से आपके पास जो है एफ ए माइनस एफ एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास है जी अप्लाइड फोर्स, और ये आपके पास कौन सी है जी, फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है। तो उस वाले से आपके पास अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन थी, फ्रिक्शनल फोर्स 40 थी, और आपके पास जो है 50 माइनस 30, बिकॉज एफ नॉर्मल, अभी हमने पिछली प्रॉब्लम में सॉल्व किया था कि एफ नॉर्मल और वेट जो है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई विच गिव्स यू द जीरो नल रिजल्ट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपके पास जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ दो फोर्सेज रह गई हैं। तो 40 माइनस 50 माइनस 40 तो 10 आ गया। और मैथ्स की वैल्यू है जी 8.16, और ए की वैल्यू नहीं पता हमें। तो ए की वैल्यू निकाली जा सकती है 1.23 मीटर पर सेकंड। सो दैट्स व्हाई आपके पास जो आंसर है वो 1.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से फाइंड आउट किया जा सकता है। So similarly, in the next problem, we have elevator here, और ये इसको elevator problem भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी मशहूर प्रॉब्लम है ये, और these are called the elevator problems। तो उस वाले से आपके पास क्या है, consider an elevator moving downward and speeding upward with the acceleration जो है speeding up with the acceleration of 2 meter per second square. The mass of the elevator is 100 kg. Ignore air resistance. What is the टेंशन इन द केबल। तो उस हवाले से आपने टेंशन इन द केबल को फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है सब इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं है। तो इसका जो टोटल मास है, इसका मास है जी आपके पास 100 kg। तो उसकी वजह से आपके पास जो टोटल वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसके ऑपोजिट जो टेंशन है वो स्प्रिंग की अपवर्ड, इससे ऑपोजिट है, और वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो इट्स मीन कि आपके पास टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। तो उस हवाले से ये जो केबल है, एलिवेटर है, इट इज
मूविंग डाउनवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन कितना है जी आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप इसके ऊपर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन है, वाई प्राइम, ये वाई प्राइम हो गया और ये एक्स प्राइम हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हवाले से तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज टू नो फोर्सेस तो इसका कंसर्न नहीं है। तो इसका मतलब बॉडी आपकी जो है वो माइनस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है जी। तो आइए देखें इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। दो तरह की फोर्सेस थी, हमें पहले पता लग गया, टेंशन इन केबल एंड वेट ऑफ द एलिवेटर। फिर ड्रा बॉडी फ्री डायग्राम को हमने ड्रॉ किया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम ने बताया कि आपके पास एक डायरेक्शन जो है प्लस वाई की तरफ है, एक माइनस वाई की तरफ है। फिर आपके पास टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए है, और ये एम माइनस की फॉर्म में है, तो उस हवाले से आपके पास क्या है, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो आप इनको रीअरेंज करें, वैल्यूज को पुट करें, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना चाहें तो बड़ा आसान है, टी इज इक्वल टू एम ए माइनस के साथ है, माइनस फॉर्म, प्लस डब्ल्यू, तो उस हवाले से आपके पास जो है इसको रीअरेंज करके वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है और टेंशन की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम है जो इससे सिमिलर है। इस सिचुएशन के अंदर जो है एलिवेटर आपके पास वही है, और इस दफा एलिवेटर आपके पास क्या है, अपवर्ड मूव कर रहा है। तो एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, और वही एक्सिस है आपके पास, एक जगह वाई एक्सिस है पॉजिटिव का, और एक नेगेटिव वाले वाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारे पास यहाँ पे, और उस हवाले से आपके पास जो है नेट एक्सेलरेशन जो है ओवरऑल अपवर्ड की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, so that's why acceleration is positive, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी 1 पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, व्हाट इज द टेंशन इन स्प्रिंग। तो टी की वैल्यू इसमें हमने फाइंड आउट करनी है। अगेन वी हैव द सेम सिचुएशन, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए आ जाएगी। ठीक है जी। तो t को आप रीअरेंज कर लें, t इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, तो यहाँ से आपके पास जो नेट वैल्यू होगी वो कंप्यूट की जा सकती है। टेंशन विल बी इक्वल टू दी 20,600 न्यूटन। तो इस तरह की सैम्पल प्रॉब्लम्स के साथ आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी रिक्वायर्ड जो है चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। So in the next lecture, inshallah, we will discuss about the mechanical equilibrium of forces. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से रिलेट करता है फोर्सेस के साथ, और किस कंडीशन के ऊपर जो है हम कह सकते हैं कोई बॉडी या कोई सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होगा, और किस तरह से हम उनके इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करवाते हुए अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस और उनको डील करेंगे। जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं हमारे इंटरेक्टिव सेशन के दौरान, जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।